आप सभी का एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और गाइस, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि वी आर गोइंग टू बिगिन द सीरीज ऑफ हिस्ट्री टू नो एंड एनहेंस अवर बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिस्टोरिकल परसेप्शन ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए हम एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। और इस लेक्चर्स की इस व्याख्यान की इस लेक्चर्स की इस श्रृंखला का प्रारंभ हम लोग आज हड़प्पा सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से कर रहे हैं। चलिए समझते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सिविलाइजेशन, और एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कल्चर। अब इस सिविलाइजेशन जब वर्ड दिमाग में आता है तो सबसे पहले हड़प्पा का नाम आता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश। तो इस सिविलाइजेशन होता क्या है, हम इसके बारे में समझते हैं। सिविलाइजेशन के बारे में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जैसे आज हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो एक डेवलप्ड सिटी है, एक डेवलप्ड विलेज भी हो सकता है, डेवलप्ड सिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो, अगर हम इसको एंशियंट में जाएंगे, इसके पास्ट में अगर हम लोग जाएंगे, तो एक ऐसा समय आएगा कि जब लोग जंगलों में रहते होंगे, बर्बर अवस्था में होंगे। इसको हम लोग कहते हैं एकदम से प्रिमिटिव एज, जब लोगों ने साथ साथ रहना शुरू किया होगा। तो दुनिया में मानव सभ्यता, एक्चुअली में ये ह्यूमन सिविलाइजेशन है। मानव सभ्यता का उद्भव कहाँ से हुआ है, कहाँ कहाँ से चीज़ें, लोगों को रहना खाना शुरू हुआ है, कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे। द थिंग्स विच वर यूज्ड बाय द पीपल एट एट द प्रिमिटिव टाइम आर कॉल्ड द सिविलाइजेशन। उसको हम लोग सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन क्या है, कि हम लोगों की जो आज की सभ्यताएं हैं, आज जहां हम लोग रहते हैं, उसी सभ्यता का सबसे प्रिमिटिव फॉर्म कौन सा है, जहां से हमारी ओरिजिन को सिविलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज शेयर करता हूं। 1853 में इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ। रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ, जब रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ तो उस रेलवे इंट्रोड्यूस होने के कारण से यहाँ पर बड़ी संख्या में रेलवे ट्रैक बनाए जाने लगे। और रेलवे ट्रैक क्यों बनाए जा रहे थे? टू फिल विथ, रेलवे ट्रैक इसलिए बनाए जा रहे थे ताकि हम लोग उन चीज़ों का यूज कर सकें जो मटेरियल के रूप में हमको अलग अलग रीजन से मिल रही थी। जैसे अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में बहुत सारे मटेरियल्स मिल रहे थे हमको। उन सारे मटेरियल्स को गेन करने के लिए और बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ रही थी, रेलवे ट्रैक की। तो इंडिया में बहुत सारे रेलवे ट्रैक बनाए जा रहे थे, रेलवे ट्रैक बनाए जा रहे थे। तो रेलवे ट्रैक बनाए जा रहे थे, तो उसमें क्या क्या देखने को मिला कि जब एक रेलवे ट्रैक इस रीजन में, नॉर्दर्न वेस्ट रीजन में, यहाँ रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस रेलवे लाइन के बिछाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो उस कंस्ट्रक्शन वर्क में हमने ये देखा कि वहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारी जो सबग्रेड वगैरह जरूरत पड़ती है, मिट्टी गिट्टी की जरूरत पड़ती है। तो वो पास से ही एक पर्सन के द्वारा वहां से जमीन में से खोद करके ईंटें लाई जा रही थी, ब्रिक्स। और वो ब्रिक का यूज किया जा रहा था रेलवे लाइन के साथ। वो ब्रिक्स मिट्टी में से खोद के लाई जा रही थी। इस रीजन में ये पकी हुई ईंटों का मिलना एक नई चीज थी। तो वहां पे जो इंजीनियर्स ब्रदर्स थे, जो उसको डिजाइन कर रहे थे, रेलवे ट्रैक को, उस काम को मॉनिटर कर रहे थे, ब्रंटियन ब्रदर्स, जो ब्रदर्स थे, दोनों भाई इंजीनियर्स थे, वो वहाँ पर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वो ईंटें बहुत अलग प्रकार की हैं, और वो ईंटें नहीं है जो बनाई जा रही थी आसपास के रीजन्स में। वो ईंटें ऐसी हैं कि उनका शेप थोड़ा सा अलग है, उनका कलर थोड़ा सा अलग है। तो उन्होंने उन ईंटों पर बड़ा सस्पिशियस ब्रिक्स दिखी उनको, तो उनके बारे में पता करवाया। दे केम टू नो दैट थ्रू द कार्बन डेटिंग कि ब्रिक्स लगभग 2-2.5 हजार साल पुरानी ईंटें हैं। इतने साल पुरानी ईंटें यहाँ पर मिली हैं, इसका मतलब ये है कि इतने साल पहले यहाँ पर ये ईंटें किसी ने बनाई होंगी। हाँ, और इससे ये पता लगा कि यहाँ पहले जरूर कुछ लोगों की बसावट रही हुई होगी। रेसिडेंशियल सिस्टम हैड बीन देयर, वहां पर एक रेसिडेंशियल सिस्टम रहा होगा, बसावट रही होगी। और इसी बसावट को लोग कहते हैं सभ्यता, कि यहाँ पर कुछ लोग रहे होंगे, वो कुछ चीज़ों को यूज़ करते होंगे, कुछ कल्चर्स करते होंगे, और उनके रहने के तरीके होंगे, उनके यूजेबल आइटम्स होंगे। तो उनके रहने का जो पूरा का पूरा ढंग था, उसी को हम लोगों ने नाम दिया सभ्यता। अब वो सभ्यता के बारे में पता तो लग गया
अब इसके बारे में डिस्कवर कुछ नहीं हुआ, केवल ये पता लगा है कि इतने साल पहले यहाँ पर कुछ लोग रहते होंगे जिनको हम लोग एक सिविलाइजेशन के रूप में पहचान सकते थे। द पीपल हु हैड बीन एट दैट टाइम दे बिलोंग्स टू द सिविलाइजेशन ऑफ हरप्पन, तो वे हरप्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते होंगे, इतने साल पहले रहते होंगे। अब जरूरत पड़ी थी कि हम इसके बारे में डिटेल्स जानकारी इकट्ठी करें। एट दैट टाइम 1921 से इस काम को फॉर्मली शुरू किया गया, औपचारिक रूप से शुरू किया गया ये काम 1921 से। तब से जाकर के उस रीजन्स पर ज्यादा एक्सीवेशन किया गया, खुदाई की गई। देखिए, जब भी किसी भी पुरातात्विक स्थल की खुदाई होती है तो उसके दो एक कंपोनेंट है, उसको आप याद रखिएगा। एक होता है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल हमेशा ही उत्खनन होता है और लॉन्गिट्यूड हमेशा खनन होता है। जितने हम खनिज खोद करके निकालते हैं वो सब कैसे निकलेंगे? खनन से निकलेंगे, खनिज उत्खनन जो होता है। और जो उत्खनन होता है, सभ्यताओं की खोज होती है, वो क्षैतिज होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। इसको हम लोग क्षैतिज भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको ऊर्ध्वाधर भी कह सकते हैं और इसको क्षैतिज भी कह सकते हैं। तो हमेशा ही एक्सीवेशन होता है, वो उत्खनन होता है, एक्सीवेशन वो हॉरिजॉन्टल होगा, क्षैतिज होगा, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में करना होता ताकि पता लगता है कहाँ तक ये चीज लोग फैली हुई थी। तो ये 1921 में शुरू हुआ। यहीं से हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। अभी हम लोग ये समझे कि सभ्यता क्या है। सभ्यता किन्हीं लोगों के रहने का सबसे प्राचीनतम ढंग है जहां से वो उत्पन्न हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पहला है व्हाट इज सिविलाइजेशन। तो हम लोगों ने अभी समझा कि सिविलाइजेशन क्या है, ये हम लोग समझ गए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज civilization is an source to trace the history of human. World's great and oldest civilization have been discovered in valley of rivers. ये यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे क्या है। जैसे कि दुनिया की सारी सभ्यताएं महान नदियों की घाटियों में क्यों प्राप्त हुई हैं। देखिए, जब प्रिमिटिव टाइम ने लोगों ने एक साथ मिलकर के रहना शुरू किया होगा तो निश्चित ही वो लोग ऐसे सुरक्षित स्थानों की तलाश करते होंगे जहां उनके जीने की बेहतर दशाएं उपलब्ध हों। और जीवन जीने की बेहतर दशाओं में और सबसे जो मोस्ट एसेंशियल जो सिस्टम है वो है हमारे खाने पीने का, खाने और पीने का। तो खाने के लिए जंगली उत्पाद हैं जो भी पशुओं को मार करके खाएंगे, लेकिन उनमें भी सबसे जरूरी होता है पानी पीने के लिए। तो दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं जहां से लोगों के बसने की हमको जानकारी मिलती है, बसावट मिलती है, वो हमको प्राप्त होती है नदियों की घाटियों से। क्योंकि नदियों की घाटियों में दो चीजें बहुत अच्छी होती हैं। एक तो नदियों की उपस्थिति होने से वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत अच्छी होती है कि हमारे पानी की उपलब्धता है जो जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स है। इसके अलावा और भी जो जरूरी है उसको हम लोग कहते हैं कि उस क्षेत्र में मिट्टी में नमी, मॉइस्चर बहुत पाया जाता है। तो कुछ समय बाद वहां पर एग्रीकल्चर की संभावनाएं और पेड़ पौधे लगाने की संभावनाएं, फार्मिंग की, कल्टीवेशन की सुविधाएं वहां पर बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाती हैं। समझ पाए? तो ये एक कंसेप्ट है कि इसीलिए नदी की घाटियों के आसपास लोग रहते हैं जल की उपलब्धता के कारण से। जैसे हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग कहीं किसी जंगल में पिकनिक के लिए जाएंगे तो हम ऐसी जगह की तलाश करेंगे जहां सोर्स ऑफ वाटर अच्छा होना चाहिए। अगर सोर्स ऑफ वाटर होगा तो हम अच्छे से वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे, रह पाएंगे, अपनी जरूरी कामों को पूरा कर पाएंगे। तो फॉर एसेंशियल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग द वाटर नीडेड मच एफिशिएंटली। तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो जहां होगी वहां सभ्यताएं विकसित होती हैं। इसलिए दुनिया की सारी सभ्यताएं नदी घाटियों में देखी जाती हैं और इसलिए सभ्यताओं को नदियों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस इज ए रिवर, इंडस एक रिवर है और उस नदी के किनारे ही हमको सबसे पहले एक जगह मिली जहां से पता लगा यहाँ कुछ लोग रहते थे। तो सभ्यता तो मिली, कौन सी नदी किनारे मिली? सिंधु, इंडस के किनारे। और नदी की घाटियों में रहती हैं सभ्यताएं, तो घाटियों को ना किनारों से थोड़े दूर पर सभ्यताएं रहती हैं, इसलिए उसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु नदी की घाटी में पाई जाने वाली सभ्यता। और वही सभ्यता विकसित होकर के आज भारत की, उत्तर भारत की सबसे ग्रेट
सिविलाइजेशन के रूप में पहचानी जाती है जिसमें हम लोग रहते हैं। समझ गए? चलिए अब हम देखते हैं कि दुनिया के कौन कौन से देशों में सभ्यताएं देखी गई। जैसे एक है मेसोपोटामियन सभ्यता। अब मेसोपोटामियन सभ्यता है वो ईरान की टिग्रिस नदी के किनारे मिली है। ईरान की टिग्रिस नदी के किनारे हमको मिली है ये सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं, इसको मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं। और ये सभ्यता हमको मिली है नाइल रिवर के किनारे, यानी इसको कहते हैं नील नदी। नील नदी के किनारे मिली है। और कौन से देश में मिली होगी ये सिविलाइजेशन? इजिप्ट, यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्र, मिस्र में मिली हुई है। ये ईरान में मिली हुई है और ये तो लिखा ही है टिग्रिस नदी के किनारे मिली हुई है। ठीक, ये सिविलाइजेशन यहाँ से वहां से ही लोगों में बसावट वगैरह ये सब शुरू हुआ। और यहाँ जो सिविलाइजेशन है वो हर सिविलाइजेशन के लोगों के रहने का तरीका अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों के जीवन जीने का ढंग अलग है, किसी दूसरे एरिया में जीवन जीने का ढंग अलग है। ये सब ज्योग्राफी से भी थोड़ा बहुत डिसाइड होता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों के खाने पीने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, ना पहनने का ढंग, वो वहां पर पाए जाने वाले संसाधनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट इज चाइनीज सिविलाइजेशन। ये वांग हो रिवर में मिली है, चाइना में। वांग हो रिवर, चाइना से हमको जी सिविलाइजेशन मिली है। इस सिविलाइजेशन को भी चाइनीज लोग बहुत ग्रेट मानते हैं और दुनिया के सभी लोग अपनी अपनी सिविलाइजेशन को ग्रेट मानते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है, बहुत ग्रेट सिविलाइजेशन है और इस सिविलाइजेशन का कल्चर दुनिया में सबसे अच्छा है। और इसलिए भी कि ये सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन चारों ओर से अलग, एकदम लोगों से सेपरेट थी। जैसे एक तरफ तो पूरा ओशन है, एक तरफ हिमालय है, एक तरफ पूरा बर्फ का पहाड़ बना हुआ है। तो चाइनीज सिविलाइजेशन एकदम से चारों ओर से एलिनेटेड थी, मतलब चारों ओर से अकेले में थी। इसलिए वो सिविलाइजेशन के लोग दूसरी सिविलाइजेशनों से संपर्क में बहुत लेट आ पाए। और संपर्क में लेट आ पाए इसका मतलब है कि उनमें अवेकिंग अवेयरनेस जो है वो बहुत बाद में आई। ठीक है ना, क्योंकि जब जो सिविलाइजेशन एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उनमें अवेयरनेस आती है। एक सिविलाइजेशन की चीजें दूसरी सिविलाइजेशन में ट्रांसफर होने लगती हैं और दूसरी सिविलाइजेशन की चीजें भी पहली सिविलाइजेशन में ट्रांसफर होने लगती है। उनके बीच में ट्रांसकल्चरेशन होने लगता है, उनके बीच में ट्रांसकल्चर एक्सचेंज ऑफ कल्चर होने लगता है। तो चाइनीज सिविलाइजेशन इसलिए अपने आप को दुनिया की सारी सिविलाइजेशन से अच्छा मानती थी कि वो कभी बहुत बड़ी सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में नहीं आई। और हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी सिविलाइजेशन को ग्रेट बताने का। जैसे भारतीय लोग अपनी सिविलाइजेशन को, हम लोग अपनी सिविलाइजेशन को ग्रेट बताते हैं। द नेक्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये तो तय है कि ये सिंधु नदी के किनारे मिली है, जैसा कि लिखा हुआ है सिंधु नदी के किनारे मिली हुई है। दूसरा कि इसके जो स्थल जहां पर ये मिली है वो है इंडो और पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में ये सिविलाइजेशन मिली है। जैसे कि आप मैप पर देख पा रहे होंगे, तो इस सिविलाइजेशन का जो पॉइंट है वो आप देखेंगे इंडिया का ये नॉर्दर्न रीजन है और ये साउथ रीजन है। ठीक, तो ये है वेस्टर्न रीजन और ये है ईस्टर्न रीजन। तो ये सिविलाइजेशन मिलती है कहां पर? इस रीजन में, जिसको कहते हैं नॉर्दर्न वेस्ट रीजन। ये सिविलाइजेशन यहां से मिलती है। इस रीजन में जो नदी बहती है सबसे फेमस, उसका नाम है इंडस। और इस इंडस को ही कहते हैं सिंधु। तो सिंधु नदी की घाटी में मिली है इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभ्यता की चीजें हमको मिली हैं, संस्कृति की चीजें नहीं मिली हैं। सभ्यता और संस्कृति का डिफरेंस हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि संस्कृति वह है जो हमारे अंदर निवास करती है, सभ्यता वह है जिसमें हम निवास करते हैं। अर्थात जो चीजें हम लोग जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, विच आर टेंजिबल आर कॉल्ड सिविलाइजेशन, एंड सम थिंग्स विच आर इनटेंजिबल आर कॉल्ड कल्चर। जो दिखाई नहीं देती हैं, जैसे दिमाग की सोच है, हमारे अंदर विचार हैं, संस्कृति है, ये सब दर्शन है, ये सब संस्कृति है। तो हमको वहां पर सभ्यता की चीजें मिली, क्योंकि इतने साल पुरानी चीजें वहां पर लोग तो मिल नहीं सकते हैं, तो वहां वस्तुएं मिली हैं, केवल टूल्स मिले हैं हमको, है ना। तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। तो ये सिविलाइजेशन का एक इंट्रोडक्शन है। अब हमको पढ़ना है अपनी सिविलाइजेशन के बारे में कि यही सिविलाइजेशन टाइम के टाइम दर चेंज होती रही।
ये सिविलाइजेशन बड़ी होती रही, इस सिविलाइजेशन का फैलाव हुआ, स्प्रेड हुआ, और सिविलाइजेशन में नई नई चीजें इंक्लूड होती गई, अडोप्टेशन हो गया, कुछ चीजें उसमें से अडॉप्ट होती गई, गायब होती गई। तो जैसे जैसे सिविलाइजेशन में कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया, कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड होने लगी चीज़ें, और सिविलाइजेशन में टाइम बाय टाइम बहुत सारे चेंजेस होते रहे। तो फ्रॉम, अब इसका जो टाइम पीरियड है उसको भी अपन लोग देखते हैं कि ये लगभग 2500 ईसा पूर्व, यानी 2500 बिफोर कॉमन एरा के समय पर पाई गई चीजें थी। तो मतलब आज हम जिस सभ्यता में रह रहे हैं, द सिविलाइजेशन इन विच वी आर लिविंग इन प्रेजेंट टाइम, इट वी कैन ट्रेस इट्स हिस्ट्री फ्रॉम वेरी अर्ली ऑफ टाइम। हम इसका इतिहास बहुत पास्ट, बहुत पुराना देख सकते हैं। इसके पास्ट के एविडेंस हैं, उनको हम लोग इनकी जड़ों को देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, और वही सभ्यता आज विकसित होते होते हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हमारे खाने पीने पहनने का ढंग है वो पूरा परिवर्तित हो चुका है, बट इट्स बिगिनिंग एंड इट्स हिस्ट्री एंड इट्स पास्ट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम दैट अर्ली पीरियड ऑफ हड़प्पा। उस हड़प्पा सिटी से ही धीरे धीरे करके उसका फैलाव हुआ। बाय द टाइम जोग्राफिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस उसमें आते गए, एंड टुडेज वी आर लिविंग इन पोस्ट मॉडर्न एरा। आज हम उत्तर आधुनिक समाज में रह रहे हैं, उत्तर आधुनिक समाज में रह रहे हैं, यानी आज हम जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो उस समय नहीं थी, जिन चीज़ों का यूज हम उस समय करते थे वो आज लगभग लगभग गायब हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यही हमारे हिस्ट्री को बहुत ग्लोरियस बनाती। द लॉन्ग पास्ट ऑलवेज ग्लोरियस, दैट शुड बी ग्लोरियस। उसको अतीत जो है वो गौरवशाली होना चाहिए, और हमारा अतीत बहुत पुराना है। कहते हैं ना कि जब किसी के अतीत के बारे में पता लगता है तो जितनी चीज़ें पुरानी होती हैं उसकी ग्रेटनेस उतनी बढ़ जाती है। जैसे नए सिक्कों की इतनी महत्व नहीं है जितने पुराने सिक्के आपको कहीं मिल जाए। तो यही हमारी सिविलाइजेशन की ग्रेटनेस है कि दुनिया की सारी सिविलाइजेशनों के साथ साथ यह एग्जिस्ट करती थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की बहुत प्राचीन सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जहां लोगों की बसावट, लोगों के रहने के ढंग बड़े अलग अलग हुआ करते थे। उसी चीज़ों के बारे में हमको थोड़े से चीज़ों को समझना है कि वहाँ कैसे लोग रहते थे और क्या करते थे। आई होप आप लोग ये समझ पाए कि ये सिविलाइजेशन है वो किस एरिया में थी, और सिविलाइजेशन क्या होती है। मटेरियलिस्टिक पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। मानव जीवन का भौतिक पक्ष ही सभ्यता है, और मानव जीवन का अभौतिक पक्ष संस्कृति है। और नॉन मटेरियलिस्टिक पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड कल्चर। ठीक है, तो हमको वहां से सारे सिविलाइजेशन की चीजें मिली, कल्चर की चीजें नहीं मिल सकती थी, क्योंकि कल्चर लोगों के दिमाग में होता है। लोग नहीं मिले हैं इतने पुराने हमको, तो इसके बारे में लोगों को जानने में बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि कैसे लोग रहते होंगे वहाँ, क्या करते होंगे, उस समय किन किन चीज़ों का यूज़ करते होंगे। इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो यही इसी चीज़ को जानने की, हिस्ट्री को ही, इसी चीज़ों को जानने की जो प्रोसेस थी, उसके लिए इस पर्टिकुलर साइट्स पर एक्सप्लोर किया गया, इन साइट्स को एक्सप्लोर किया गया, वहाँ एक्सहिबिशन किया गया, उत्खनन किया गया अलग अलग रीजन्स में। जब उत्खनन किया गया तो हमको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई। तो लोगों को ये लगा कि सबसे पहले इंडस नदी के किनारे एक छोटी सी जगह मिली, कॉलोनी मिली, जिसको नाम, गांव था वहां पर एक हड़प्पा। तो हड़प्पा गांव से उस साइट का नाम हो गया हड़प्पन साइट, यानी हड़प्पा स्थल। उस हड़प्पा स्थल की खोज हुई। नेक्स्ट ईयर उसके पास में ही एक और नया साइट्स मिला जिसका मोहनजोदारो है। तो फ्रॉम 1921 टिल 1970s और 2000, इवन आई शुड से फ्रॉम द 2016 और 17, हम लोगों ने वहाँ पर लगातार, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। और उन जहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, एविडेंस मिले हैं, जो फाइंडिंग्स मिली हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग्स एंड एविडेंस एंड स्ट्रक्चर्स वी रीच टू द कंक्लूजन अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल हु हैड बीन देयर। जहाँ जो लोग रहे होंगे उनके बारे में हम एक कयास लगाने में सफल हुए हैं कि वो लोग किस प्रकार से रहा करते होंगे, उनकी सोच कैसी रही होगी, वो किन चीज़ों का यूज़ करते थे, तो उनका रहने का ढंग कैसा था, तरीका कैसा था। तो हम उनकी सिविलाइजेशन के बारे में चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोकेशन एंड एक्सपेंशन। लोकेशन एंड एक्सपेंशन। तो लोकेशन तो मैंने आपको बताया, ये किस रीजन्स में है, आप समझ पाए अच्छे से कौन से रीजन में है। नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान के ईस्टर्न पार्ट में ये फैली हुई सिविलाइजेशन है। समझ गए। तो यहाँ पर ये फैला हुआ है। जब इसको देखा तो फिर लोगों ने कहा कि ये कितने एरिया में फैली हुई है, इसमें क्या क्या है, और किन किन चीज़ों के बारे में यहाँ से जानकारी मिली। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है
द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड इन 1921। ये याद रखना है, 1921 बाय दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने उसको सबसे पहले डिस्कवर की, पहली साइट को, अंडर द डायरेक्शन ऑफ जॉन मार्शल। जॉन मार्शल देन हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं सबको यह मॉनिटर करता है। और इनके बाद, आफ्टर दयाराम साहनी के बाद, राखल दास बनर्जी, इन्होंने एक नई साइट डिस्कवर की जिसका नाम था मोहनजोदारो इन 1922, सॉरी ये 22 है यहाँ पर, 1922 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया। और तब से लेके आज तक लगातार खुदाई चल रही है, लगातार उत्खनन हो रहा है। जैसे लिखा, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने, और उसके बाद उस समय ASI के हेड कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसके बारे में उन्होंने डायरेक्शन दिया, वो डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने वहां पर उत्खनन शुरू किया और उनको वहां पर एक पहली कॉलोनी जो मिली उसका नाम रखा गया हड़प्पा, क्योंकि जहां वो उत्खनन कर रहे थे, जहां वो एक्सकवेशन कर रहे थे, उसके बगल में एक बड़ा गांव फैला हुआ था, उस गांव का नाम था हड़प्पा, और हड़प्पा गांव में मिली, इसलिए उस साइट का नाम हो गया हड़प्पा। तो कब मिली? 1921 में मिली। 1921 में इसको किसने डिस्कवर किया? दयाराम साहनी ने किया। किसके डायरेक्शन में किया? जॉन मार्शल के डायरेक्शन में किया। जॉन मार्शल ASI डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे एट दैट टाइम 1921 में, यानी ब्रिटिश पीरियड में ये हमको सिविलाइजेशन पता लगी। और वहां जो चीजें थी उनकी, उनका जो पास्ट और उनकी एज पता करने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड का यूज किया गया। देखिए, दो मेथड बेसिकली यूज की जाती हैं, उसको समझ लीजिए आप। जैसे मैं कहूं एज ऑफ रॉक्स, एज ऑफ रॉक्स, चट्टान की आयु। चट्टान की आयु आप कैसे पता लगाएंगे? तो उसको पता लगाने की जो मेथड है उसको हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से पता लगा लेंगे। लेकिन यही प्रश्न अगर आएगा द एज ऑफ अर्थ, अब पृथ्वी की आयु कैसे पता लगाएंगे? पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग की जाती है। यूरेनियम डेटिंग की जाती है। तो यूरेनियम डेटिंग का यूज क्या है? पृथ्वी की आयु पता लगाने के लिए, और चट्टान की आयु पता करने के लिए, किसी भी उसकी आयु पता करने के लिए हम कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये सिविलाइजेशन हमको सबसे पहले मिली, वहां डिस्कवर हुई। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि जो सिविलाइजेशन यहाँ पर मिली, अब उसका एरिया पता करना था लोगों को, क्योंकि लगातार चीजों को हर साल खोजते जा रहे हैं, हर साल खोजते जा रहे हैं, खोजते जा रहे हैं, और नई नई साइट्स मिलती जा रही हैं। तो ये देखना पड़ेगा ना कि सिविलाइजेशन कितने बड़े एरिया में स्प्रेड की गई थी, कहां से कहां तक फैली हुई थी। तो उसको हम लोग इस प्रकार से समझते हैं कि सिविलाइजेशन को जब देखा गया तो वो पाकिस्तान के उन रीजन से, सुतका कैंडोर रीजन से ईस्टर्न भारत के आलमगीरपुर तक फैली हुई थी, आलमगीर तक फैली हुई थी। और अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ में उसका जो वो था, उसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि अगर मैं यहां देखूं तो पाकिस्तान का एक साइट है जहां से हमको इस साइट्स के वो मिले हैं, उसका नाम है सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर, ठीक है। और ये सुतका गैंडोर है, और यहां से हम लोग ऐसे चलेंगे तो यहां हमको एक साइट मिलेगी जिसका नाम है आलमगीरपुर। ये है इंडिया में, आलमगीरपुर इंडिया में, ठीक है। और ऐसे ही यहां पर एक साइट है जिसका नाम है मांडा, ये भी इंडिया में है। और मांडा से यहां आएंगे तो यहां पर है दायमाबाद, ये दायमाबाद है। और ये है, सॉरी इंडिया में है, महाराष्ट्र में है, इंडिया में। तो लोगों ने देखा कि ये तो बहुत बड़ी एरिया में फैली हुई है। जब कैलकुलेशन किया गया तो फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न पॉइंट्स इट वाज स्प्रेडेड इन 1600 किलोमीटर। और जब ये देखा गया
कि नॉर्थ टू साउथ इसका एक्सपेंशन कितना है, तो हमको मिला 1400 किलोमीटर। तो ये तो तय है कि सिविलाइजेशन के सारे एरिया नॉर्थ से साउथ की तुलना में पश्चिम से पूरब यानी कि वेस्टर्न से ईस्टर्न रीजन्स में दूर तक फैले हुए थे। और यहाँ पर एक दो जगह नहीं मिली हैं, एक दो साइट्स नहीं मिली हैं, देयर वर मोर देन 1500 साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम इन दिस रीजन्स। इतनी सारी साइट्स वहाँ से डिस्कवर हुई हैं, मतलब 1500 से ज़्यादा साइट्स हम लोगों ने डिस्कवर की हैं वहाँ से। हर साइट्स में कुछ ना कुछ चीज़ें मिली हैं लोगों के यूज़ करने वाली। अब उन साइट्स का ही तो हम लोग कैटेगराइजेशन करेंगे अभी कि उन किस साइट्स को किस कैटेगरी में रखा गया। किन्हीं किन्हीं साइट्स से तो कुछ कहते हैं प्री हड़प्पन साइट वो मिले हैं फाइंडिंग्स, यानी उस समय चीज़ें डेवलप नहीं थी। और किन्हीं किन्हीं साइट से हम देखेंगे तो वहाँ पर बहुत वेल डेवलप्ड चीज़ें मिली हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्रॉपर हड़प्पन साइट्स। और कहीं कहीं से ये लगता है कि चीज़ें जो चीज़ थी थिंग्स थी वो डेवलप होने के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गई हैं, तो उनको हम कहते हैं पोस्ट हड़प्पन, कि जहाँ से इस सिविलाइजेशन के लोगों का धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो ये अभी हमने देखा है कि इसका नॉर्थ से साउथ कितना एरिया है 1400 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्टर्न कितना है तो ये हमको दिखाई देगा 1600 किलोमीटर। इट मीन्स देयर वाज द टोटल एरिया ऑफ 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। ये था टोटल एरिया ऑफ हड़प्पा। ये हड़प्पा का टोटल एरिया था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये बड़ा एरिया था, सोचिए इतने बड़े एरिया में फैली हुई थी। तो सिविलाइजेशन ये तो है ही नहीं कि किसी छोटे मोटे एरिया में फैली हो, बहुत बड़े रीजन्स में फैली हुई थी। ये तो हो गया उसका टोटल एरिया। अगर हम कंट्रीज की बात करेंगे कौन कौन से कंट्रीज में फैली हुई थी, तो हम देख सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इन रीजन्स में फैली हुई थी। अगर हम टोटल एरिया देखेंगे तो साइट्स के सबसे ज्यादा 60% जो साइट्स हैं वो इंडिया में थी, और ऑलमोस्ट 35% जो साइट्स थी वो पाकिस्तान में है, और 5% साइट्स हैं वो अफगानिस्तान में थी। ये उसका फैलाव था कि कहां पर सभ्यता का कितना हिस्सा फैला हुआ था। ये हमको मिल गया कि सबसे ज्यादा कौन से उसमें है, इसमें है। अगर हम बात करेंगे 1500 थे जो टोटल रीजन्स थे, उनमें से प्लस 950 इससे भी ज्यादा इंडिया में थे, और रिमेनिंग पाकिस्तान में थे, है ना। और पाकिस्तान में लगभग लगभग थे 400 रीजन साइट्स हैं उसकी, और जो रिमेनिंग साइट्स हैं वो अफगानिस्तान में हैं। तो ऐसे उन जगहों को इन इस पूरी सिविलाइजेशन की साइट्स थी, उनका स्प्रेड कहाँ कहाँ पर कितना था, टोटल एरिया कितना था, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, हमको ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, सदर्न पॉइंट कौन सा है। देखिए जैसे यहाँ आपको दिख जाएगा इस सिविलाइजेशन का, देखिए अब इसमें हमको दिखाई देगा सबसे नॉर्दर्न पॉइंट ये वाला होगा, सबसे नॉर्दर्न, सबसे साउथ ये वाला होगा, ये वेस्टर्न होगा, और ये ईस्टर्न होगा। ऐसे करके पॉइंट डिवाइडेड हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रीजन्स में है। जैसे साउथ मोस्ट साइट वाज इन दाइमाबाद महाराष्ट्र, प्रेजेंट इन इंडिया, प्रेजेंटली महाराष्ट्र में है, तो ये साउथ मोस्ट हो गया। और मांडा इन लद्दाख, प्रेजेंट डे ऑफ इंडिया, ये कौन सा है, नॉर्दर्न साइट, तो ये हमारा हो गया नॉर्दर्न साइट, और ये हमारा हो गया सदर्न साइट्स। और ईस्टर्न साइट इज सुतका गैंडोर इन पाकिस्तान, नहीं इसका ईस्टर्न साइड नहीं है, जो वेस्टर्न साइड है, इसको सही करिएगा, ये वेस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न साइड है, और ये ईस्टर्न साइड, चेंज कर लीजिएगा। जो वेस्टर्न साइड है और जो ईस्टर्न साइड है उनको आप लोग चेंज करेंगे। ये सुतका गैंडोर है, ये वेस्टर्न साइड है, और आलमगीरपुर है वो ईस्टर्न साइड है। वेस्टर्न, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये वहाँ पर फैला हुआ है ना। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है टोटल एरिया कितना है, नॉर्थ से साउथ कितना है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ भी लिखा हुआ है। अब ये देखेंगे जो एरिया है वो कौन कौन सी नदी किनारे हैं, तो जैसे मांडा है, मांडा कौन सा रीजन है, नॉर्थ, तो यहाँ लिखेंगे मांडा। साउथ कौन सा है, दाइमाबाद, ये कौन सा है, सुतका गैंडोर, और यहाँ कौन सा है, आलमगीरपुर। तो जो मांडा है वहां कौन सी रिवर है, चिनाब,
चिनाब रिवर है। और दामाबाद में कौन सी रिवर है? प्रवर, PRAVRA, प्रवर। और अगर हम सुतका गेंडोर की बात करेंगे, सुतका गेंडोर में कौन सी नदी है? दास्क, दास्क। और यहां कौन सी रिवर है? हिंडन। तो ये रिवर के नाम भी याद रखिएगा, हिंडन। तो हिंडन रिवर हमारी कौन सी ईस्टर्न साइड पर है? वेस्टर्न साइड पर कौन सी है? दास्क रिवर है। नॉर्दर्न साइड पर कौन सी है? चिनाब है। और साउदर्न साइड पर कौन सी है? प्रवर रिवर है। तो कहां कहां पर कौन कौन सी रिवर्स हैं, इनको आप लोग देखिएगा। ठीक, इससे पता लगेगा कि साइड्स का जो फैलाव है वो कौन कौन से रीजन्स में बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये